हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर अकेडमी। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं आईआरटी पॉलिटेक्निक फिजिक्स के बारे में, तो अभी तक इस फिजिक्स के सिलेबस में से 13 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आज की क्लास में मैं आपको ध्वनि तथा तरंगे चैप्टर के न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनके लिए ये सूचना है कि वो लोग पीछे के जो भी लेक्चर्स हैं वो अगर वो नहीं देखे हैं तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और आईआरटी पॉलिटेक्निक फिजिक्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर हर एक चैप्टर के लेक्चर्स को एक सीक्वेंस में अपलोड किया गया है, वहाँ पर वो जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से आप पीआरएस द फ्यूचर अकेडमी का जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड करिए और उसमें मैंने आपके सिलेबस में आईआरटी पॉलिटेक्निक के फिजिक्स का जितना भी टोटल है सिलेबस 24 से 25 जो चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर का प्रॉपर नोट्स और उससे रिलेटेड 8 से 10 न्यूमेरिकल्स, इन सब का मैंने एक सीट बनाया हुआ है और मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और उसमें जाकर आप नोट्स को वहाँ पर डाउनलोड करके उस नोट्स को आप रिवाइज करिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर भी मैं डिस्कस करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होगा। पूछ रहे हैं कि घड़ी में जो घंटे वाली सुई होती है उसका आवर्तकाल क्या होता है। मैंने जब भी इसको पढ़ाते हुए ऑफलाइन कोचिंग में भी मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो इसका जवाब ज़्यादातर लोग देते हैं 24 घंटे, है ना। ऐसा लगता है ना कि एक दिन में 24 घंटे होता है तो आवर्तकाल बोलते हैं 24 घंटे। लेकिन ध्यान रखिए, आपसे ये पूछा जा रहा है कि घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना है, तो इसका सही जवाब देने के लिए आपको आवर्तकाल का मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको आवर्तकाल बताता हूँ, आंसर अपने आप यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आवर्तकाल का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी पिंड हो, कोई भी कण हो, जिस भी पथ पर वो आवर्ती गति कर रहा है, आवर्ती गति का मतलब कि वो बार बार एक ही मार्ग पर चल रहा हो। अब देखिए ये तो पता चली गया कि आपको ये आईआरटी पॉलिटेक्निक की क्लास है तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए कि कोई भी पिंड अब किसी भी एक मार्ग पर आवर्ती गति कर रहा है, सपोज कि इसी मार्ग पर वो आवर्ती गति कर रहा है, यानी बार बार इसी मार्ग पर वो घूम रहा है, तो एक चक्कर पूरा करने में वो जितना समय लगाता है उस समय को ही बोला जाता है आवर्तकाल। ठीक है, यानी आवर्ती गति करने वाले पिंड द्वारा एक आवर्त पूरा करने में या एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं आवर्तकाल। तो अगर हम घड़ी का ही एग्जाम्पल ले लें तो घड़ी में आप देख रहे हैं 3 सुइयाँ होती हैं ना, सेकेंड की सुई होती है, मिनट की सुई होती है, आवर की सुई होती है। और आपको पता है कि सेकेंड वाली जो सुई होती है पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, पूरा 60 सेकेंड का समय लेती है सेकेंड वाली सुई। इसका मतलब कि सेकेंड वाली सुई का अगर कोई आपसे आवर्तकाल पूछता है तो आप बोलेंगे 60 सेकेंड, क्योंकि 60 सेकेंड में ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है कि पृथ्वी का आवर्तकाल कितना है, तो आप जानते हैं ना पृथ्वी एक आवर्ती गति करती है। पृथ्वी हमेशा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है और एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है, 1 साल का समय लगाती है, अर्थात 365 दिन लगाती है, तो उसका आवर्तकाल 365 दिन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें चंद्रमा का आवर्तकाल कितना है, तो आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे में यानी कि एक दिन में पूरा करती है। तो चंद्रमा का आवर्तकाल 24 घंटे, पृथ्वी का आवर्तकाल 1 साल। सेकेंड वाली सुई का आवर्तकाल इस घड़ी में कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट। इसी तरह से मिनट वाली सुई का जो आवर्तकाल है, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है मिनट वाली सुई, तो पूरे 60 मिनट लगाती है, अर्थात 1 घंटे लगाती है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि ये घंटे वाली जो सुई है इसका आवर्तकाल बताइए। तो घंटे वाली सुई की अगर हम बात करें तो ये एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है, तो पूरा का पूरा चक्कर एक चक्कर लगाएगी तो आप जानते हैं 12 से लेकर, या ऐसे कह लीजिए 1 से लेकर 12 तक यहाँ पर डिजिट बने होते हैं, यानी कि पूरी घड़ी के अगर गोले देखे जाएं तो ये 12 घंटे का होता है। तो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाएगी जो घंटे वाली सुई है, 12 घंटे। इसका मतलब घंटे वाली सुई का जो आवर्तकाल होता है वो 12 घंटे होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, 24 घंटे नहीं होगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक तरंग 30 कंपन मतलब वही दोलन या फिर कंपन, इसी को कहते हैं, 2.5 सेकंड में पूरे करती है तो तरंग की आवृत्ति बताइए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर कोई तरंग है वो 30 कंपन 2.5 सेकंड में पूरा करती है तो उसकी आवृत्ति बताइए।
देखिए दो चीज़ें हैं, एक आवर्तकाल होता है, तरंग की जो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो तरंग का अपना एक तरंग दैर्ध्य होता है, उसकी अपनी एक आवृत्ति होती है, उसका अपना एक आवर्तकाल होता है ना, उसकी अपनी एक चाल या वेग होता है। तो ये जो टर्म है ये तरंग से रिलेटेड है और हमारा चैप्टर भी है ध्वनि तथा तरंगी, ठीक है, ध्वनि भी तरंग ही है एक। तो आवर्तकाल में आपने क्या देखा, आवर्तकाल की परिभाषा ये होती है कि आवर्त गति करते हुए किसी भी कण या पिंड द्वारा एक आवर्त पूरा करने में या एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसको हम बोलते हैं आवर्तकाल, है ना। यानी एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल। इसी तरीके से अगर आवृत्ति की हम बात करें तो आवृत्ति का मतलब क्या होता है, तो आवृत्ति का मतलब होता है एक सेकंड में पूरे किए गए चक्करों की संख्या, ठीक है। जस्ट इसी का उल्टा है। आवर्तकाल के केस में हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल के केस में बोलते हैं कि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा जो समय है उसको बोलेंगे आवर्तकाल। और आवृत्ति का मतलब हुआ एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, जस्ट एकदम अपोजिट है। इसीलिए रिलेशन भी याद रख लीजिए आप यहीं पर कि आवृत्ति बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल, ठीक है। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल, या इसी को आप उल्टा भी कर सकते हैं कि आवर्तकाल बराबर 1/, आवृत्ति, ठीक है। तो अगर आवृत्ति पूछ रहे हैं तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि एक सेकंड में कितने चक्कर पूरा हो रहे हैं। और इस सवाल में दिया क्या है, ये कह रहे हैं कि 30 कंपन या 30 चक्कर जो है वो 2.5 सेकंड में पूरा करता है। तो आप यहीं से आप पता कर लीजिए कि अगर 2.5 सेकंड में 30 कंपन पूरा हो रहा है तो एक सेकंड में कितने कंपन होंगे, 30 से ज़्यादा कि 30 से कम। सिंपल सी बात है कि 2.5 सेकंड में अगर 30 कंपन हो रहे हैं तो एक सेकंड में 30 से कम ही कंपन कर पाएगा। और 30 से कम करने का मतलब हमको 2.5 से इसको भाग करना पड़ेगा। यानी देखिए 2.5 सेकंड में पूरा होता है कितना चक्कर, 30 चक्कर। तो एक सेकंड में कितना करेगा, तो एक सेकंड में पूरा करेगा 30/2.5 चक्कर, है ना। और एक सेकंड में जितने चक्कर पूरा करता है उसी को तो हम आवृत्ति कहते हैं। तो यही हम कैलकुलेट करके निकाल लें, एक सेकंड में पूरा किए गए चक्करों की जो संख्या आएगी वही आवृत्ति का मान हो जाएगा। तो 30 को 2.5 से भाग करना है, यानी इसको ऐसे आप कर लीजिए 30/2.5 को अगर मैं 25 लिखूं यानी 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो यहाँ 10 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 पंजे 25, 5 यहाँ से 6, 6 गुणे 2 यानी कि 12 चक्कर। यानी एक सेकंड में अगर वो 2.5 सेकंड में 30 कंपन या 30 चक्कर पूरा करती है तो एक सेकंड में 12 कंपन पूरा करेगी। और एक सेकंड में पूरा किए गए कंपनों की संख्या को ही क्या बोलते हैं, आवृत्ति। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो ये भी याद रखिए कि आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। और आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, 12 सेकेंड, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक अनुप्रस्थ तरंग का आयाम दिया हुआ है। देखिए अभी तक बात आवर्तकाल की हो रही थी, आवृत्ति की बात हो रही थी, अभी आयाम से सवाल दिया हुआ है कि एक अनुप्रस्थ तरंग का आयाम। अब अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, मैंने बताया था कि अगर तरंग के जो कण होते हैं या माध्यम के जो कण होते हैं या तरंग के जो वेक्टर हैं, अवयव हैं, अगर उनका जो कंपन है, कंपन की दिशा है वो तरंग के चलने की दिशा के बिल्कुल लंबवत हो तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। मैंने आपको बताया भी था प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। या ऐसे कह लीजिए कि जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, गामा रे, एक्स रे, है ना, रेडियो तरंगे और माइक्रो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, ये जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो सब के सब नेचर में कैसे होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं। यानी जिस दिशा में वो तरंग चलती है उसके जो कण होते हैं, उसके जो अवयव होते हैं वो बिल्कुल उसके लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, ठीक है। तो किसी अनुप्रस्थ तरंग की बात हो रही है और उसके आयाम का मान दिया हुआ है। आयाम क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। आयाम क्या होता है, तो जब भी कोई तरंग चलती है तो उसके, अगर देखिए अनुप्रस्थ तरंग है तो आप जान रहे हैं कि अनुप्रस्थ तरंग के केस में क्या बनता है, श्रृंग और गर्त बनता है ना। जैसे इस तरीके से मैंने बताया था आपको कि अनुप्रस्थ तरंगे जब चलती हैं तो रास्ते में, अनुप्रस्थ तरंगे जब चलती हैं तो रास्ते में इस तरीके का जो है हमको प्रोसेस देखने को मिलता है। और इस अधिकतम विस्थापन वाली स्थिति को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं श्रृंग, और इस नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गर्त, ठीक है। तो जब अनुप्रस्थ तरंगे चलती हैं तो श्रृंग और गर्त बनता है। और जब अनुदैर्ध्य तरंगे चलती हैं तो रास्ते में क्या होता है, तो रास्ते में संपीड़न और विरलन होता है,
ठीक है, ये इसको संपीड़न बोलते हैं, इसको विरलन बोलते हैं, इसको संपीड़न बोलते हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग की फिलहाल बात हो रही है। तो अनुप्रस्थ तरंग का आयाम दिया हुआ है 0.2 मीटर, उसका तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है 8.0 मीटर और उसकी आवृत्ति दिया हुआ है 200 हर्ट्ज। तो करें तरंग का वेग मीटर प्रति सेकंड में होगा। ऑप्शन क्या दिया है, 400 मीटर पर सेकेंड, 1600 मीटर पर, सब ये मीटर पर सेकेंड में है, 320 मीटर पर सेकेंड और 3200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहले तो जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, फिर हम अभी फार्मूला यूज करेंगे जिससे हम इस तरंग की चाल या वेग का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आयाम देखिए क्या दिया हुआ है, तरंग का आयाम, और तरंग के आयाम को हम प्रदर्शित करेंगे ए से। ठीक है, तो तरंग का आयाम ए बराबर दिया हुआ है 0.2 मीटर। ठीक है, अच्छा कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि सर इतने आसान क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं। अब देखिए IRT पॉलिटेक्निक के एग्जाम में इसी तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं। और दूसरी बात, जो बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे इसको हम डिस्कस अगर ना करें तो कुछ बहुत सारे कमज़ोर बच्चे हैं जिनको ये चीज़ें नहीं समझ में आती है या जिन्होंने थियरी को नहीं समझ रखा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर पूरे डिटेल में, अगर आपको आवर्तकाल तब नहीं समझ में आया तो कम से कम अब ही समझ में आ जाए, क्वेश्चन के साथ ही समझ में आ जाए। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसीलिए मैं इतना टाइम लेके बताता हूँ, ताकि अगर आपको थियरी नहीं समझ में आई है तो विथ न्यूमेरिकल वो सारा एक जो टर्म है वो आपको समझ में आने लगे। ठीक है, तो चलिए, और अगर आपको जल्दी है तो एक और अच्छा ऑप्शन है, यूट्यूब में आप जानते हैं कि स्पीड बढ़ाई जा सकती है। तो जिनको अगर लग रहा हो कि स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, आप उसमें स्पीड को बढ़ा लीजिए, 1.25, 1.50 या 2.0 कर लीजिए। ठीक है ना, और जिनको दिक्कत नहीं है वो आराम से देखें सेम स्पीड में, और जिनको लगता है कि ये ज़्यादा है, ज़्यादा स्पीड ये है, मतलब ज़्यादा है, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, 0.75 कर लीजिए। ठीक है, सारे ऑप्शन आपके यूट्यूब में होते हैं, आप वहाँ पर ध्यान रखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, तो आयाम का मान दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य की बात कर लेते हैं। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे, 8.0 मीटर। ठीक है, और इसके बाद आवृत्ति दिया हुआ है, आवृत्ति को हम n से प्रदर्शित करेंगे, आवृत्ति का मान है 200 हर्ट्ज। ठीक है, 200 हर्ट्ज। इतना सब कुछ दिया हुआ है अनुप्रस्थ तरंग के बारे में, और आपको बताना है उस तरंग के वेग या चाल का मान। तो देखिए, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ कि तरंग का वेग या चाल बराबर तरंग की आवृत्ति गुणे तरंग का तरंगदैर्घ्य। ठीक है, ये फार्मूला होता है, चाहे तरंग अनुदैर्घ्य हो चाहे तरंग अनुप्रस्थ हो। अगर आपको उस तरंग की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और वेग में से कोई भी दो पार्ट पता है तो आप तीसरा यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए चाहे आप आवृत्ति पता करके तो यहाँ से और क्या पता कर सकते हैं, आवर्तकाल पता कर सकते हैं, क्योंकि आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल होता है। ठीक है, तो आपको फिलहाल यहाँ पर जो है तरंग का क्या पता करना है, तरंग का वेग पता करना है, यानी v का मान पता करना है। तो आपको चाहिए आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य, और क्वेश्चन में ये दोनों आपको दिया है, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा भी दिया था। तो फिलहाल इसका हमको कोई यूज नहीं है, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हम लोग सिंपली यहाँ पर आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य का मान रखेंगे, गुणा करेंगे, वेग का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आवृत्ति का मान क्या है। देखिए, आवृत्ति का मान दिया हुआ है 200 हर्ट्ज गुणे, और तरंगदैर्घ्य का मान दिया हुआ 8 मीटर। तो 8 गुणे 200 यानी कि 1600, और ये किस में आ जाएगा, सब अपने MKS यूनिट में है, MKS मात्रक है, तो इसका भी MKS मात्रक आ जाएगा, यानी कि 1600 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1600 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और ये क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको इसी के साथ एक और चीज़ बता दूंगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के। तो देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, कि दो तरंगों में कणों के दोलन आयाम मतलब कि दोलन गति करते हुए जो आयाम होता है, आयाम का मतलब क्या होता है, जिस भी माध्य स्थिति के इधर उधर कण कंपन गति या दोलनी गति कर रहा है, उस माध्य स्थिति से कण का जो अधिकतम विस्थापन होता है उसी को हम बोलते हैं आयाम। ठीक है, तो आयाम सिंपली क्या है, अधिकतम विस्थापन। तो जो विस्थापन का मात्रक होता है वही आयाम का भी मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो आयाम दिया हुआ 0.2 मिलीमीटर और 0.3 मिलीमीटर, दो अलग अलग तरंगों में दो अलग अलग कणों का आयाम दिया हुआ है। ठीक है ना, तो एक कण का आयाम दिया हुआ 0.2 मीटर और दूसरे का दिया हुआ 0 मिलीमीटर और दूसरे का 0.3 मिलीमीटर। तो करें उनके द्वारा संचरित ऊर्जाओं का अनुपात होगा। ठीक है, दो अलग अलग तरंगों के आयामों का मान दिया हुआ है, तो करें उनके द्वारा संचरित जो ऊर्जा संचरित होगी, जो ऊर्जा उसमें से निकलेगी, उसका अनुपात आपको बताना है। और ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है,
2:3, 3:2, 4:9 और 8:27। ठीक है। अब देखिए इस तरीके से और कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। एक तो ये हो गया कि आपको आयाम दे दिया है, ऊर्जाओं का अनुपात पूछा गया है। इसके अलावा आपको आयाम दिया जाएगा, आपसे आवृत्तियों का भी तीव्रताओं का अनुपात पूछा जाएगा। आवृत्ति नहीं, आवृत्ति तो n होता है, तीव्रताओं का भी अनुपात आपसे पूछा जाएगा। और जस्ट इसी का उल्टा भी होता है। अगर आपको मान लीजिए कि तीव्रताओं का अनुपात दिया है तो आपसे आयामों का अनुपात पूछा जाएगा, या ऊर्जाओं का अनुपात दे के आयामों का अनुपात पूछा जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखिए, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि तीव्रता या फिर ऊर्जा जो होती है तरंग की, वो उसके आयाम पर कैसे निर्भर करती है। बस एक रिलेशन आपको पता हो तो कोई किसी भी तरीके से ये सवाल दिया जाए आप उसको सॉल्व कर लेंगे। और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये है कि तरंग की तीव्रता की बात करी जाए, आई है ना, या तरंग की ऊर्जा यानी एनर्जी की बात करी जाए, ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है। अगर मैंने थ्योरी में आपको ये डिस्कस नहीं किया है तो आप इसको अभी से नोट कर लीजिए कि तरंग की ऊर्जा या तरंग की ये तीव्रता, इंटेंसिटी, ठीक है, तरंग की ऊर्जा या तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक। अब देखिए इस सवाल में क्या दिया है, दो अलग अलग तरंगे हैं, दोनों के आयामों का मान दिया है। अर्थात एक तरंग A1 उसका आयाम है और दूसरे का आयाम मान लेते हैं A2। तो A1 का मान कितना है? यह है 0.2 मिलीमीटर और A2 का मान है 0.3 मिलीमीटर। ठीक है। चलिए इसको आप देख लीजिए कैसे इसको मिलीमीटर को आपको मीटर में बदलना है। तो 1 मीटर और 1 मिलीमीटर के बीच में, मीटर और मिलीमीटर के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए कि मीटर और मिलीमीटर के बीच में रिलेशन क्या है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है ना। तो अगर हम इसमें 10 से गुणा कर दें यानी कि 1000 हो जाएगा और 1000 क्या हो जाएगा? ये मिलीमीटर। अर्थात 1 मीटर बराबर क्या हो गया? 10,000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3 मिलीमीटर। और यहाँ से आप 10 घाते 3 को जब इधर ले आएंगे तो इधर बचेगा 1 मिलीमीटर। अर्थात 1 मिलीमीटर बराबर कितना? ये ऊपर जाके 10 की घात -3 हो जाएगा और ये मीटर। ठीक है। तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 के घात -3 मीटर। ठीक है। तो यहीं से हम इसको बदल लेते हैं। देखिए 0.2 मिलीमीटर को लिख देंगे 0.2 गुणे 10 के घात -3 मीटर। फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पर, लेकिन आप प्रोसेस को जानते रहिए। इसको लिखेंगे 0.3 गुणे 10 के घात -3 मीटर। ठीक है। अब दोनों तरंगों के आयाम पता हो गए तो आवृत्तियों का अनुपात अगर आप निकालेंगे, देखिए ये I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो भी आप लेंगे और जब दो I1 यहाँ पर अगर I1 लिखेंगे तो यहाँ A1 लिखेंगे। इसी तरीके से जब I2 के लिए लेंगे तो यहाँ पर A2 लिखेंगे और दोनों ही बार जो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो आएगा सेम। तो डिवाइड करने के बाद जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? वो रेशियो यही आएगा, I1/I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर। ठीक है। तो आप यहाँ पर यही आपको I1 और I2 का जो रेशियो है, अब चाहे इसको आप I1/I2 बोलिए या फिर ऐसे बोल दीजिए E1/E2 का रेशियो, ऊर्जा बोला गया है ना। तो ऊर्जाओं का अनुपात यानी E1/E2 का रेशियो बराबर A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर मान रख दीजिए दोनों का और आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो कितना हो गया ये? यानी 0.2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर अपान ये 0.3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 10⁻³ का होल स्क्वायर, यहाँ से भी 10⁻³ का होल स्क्वायर सेम है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और ये आपको दिख नहीं रहा है तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ। ठीक है। ये इधर मैं कर देता हूँ, इसको ऊपर से मैं फार्मूले को हटा देता हूँ और हाँ अब यहाँ पर देख लीजिए आप, यानी E1/E2 का अनुपात बराबर ये हो जाएगा A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर अपान 0.3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको ओपन कर दीजिए तो आपको मिलेगा 0.2 इंटू 0.2 इंटू यहाँ से हो जाएगा 10⁻6 अपान 0.3 इंटू 0.3 इंटू 10⁻6। इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और इसमें भी एक डिजिट के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल, इसमें भी एक डिजिट के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल, सारे डेसिमल हट जाएंगे। अगर ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 9, यानी कि 4/9। और ये किसका मान है? ये मान है E1/E2 का। यानी
अगर तरंग के आयाम का मान दिया हुआ है तो ऊर्जाओं का अनुपात कितना आ जाएगा, तो अगर तरंग के आयामों का अनुपात है 0.2 और 0.3 तो उनके ऊर्जाओं का अनुपात हो जाएगा 4:9। 4:9 इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से ये चारों अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कई ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और आपका ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एक ही माध्यम में दो तरंगों द्वारा संचरित ऊर्जाओं का अनुपात 9:16 है तो इन तरंगों के आयामों में अनुपात होगा, है ना। पिछला क्वेश्चन आपने देखा कि उसमें आपको आयाम का मान दिया था तो ऊर्जाओं का अनुपात पूछा था। इस बार ऊर्जाओं का अनुपात दिया है, आयाम पूछा है, तो ये तो कर ही लेंगे। तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देता हूँ। और वो क्या रिलेशन होता है ऊर्जाओं और आयामों के बीच में, तो वो रिलेशन होता है E1/E2। यहाँ कर देता हूँ मैं, E1/E2 इज इक्वल टू A1² ठीक है, ये रिलेशन होता है ऊर्जा या फिर तीव्रता का आयाम के साथ में। तो ऊर्जाओं का अनुपात क्या है, 9:16। यहाँ रख दीजिए, 9/16 बराबर A1² बटे में A2²। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए और वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 4 और A1² का हो जाएगा A1 और A2² का क्या हो जाएगा A2। और A1/A2 का मतलब क्या, तरंग के आयामों का अनुपात। ठीक है, तो ऊर्जाओं या तीव्रताओं का अनुपात दिया होगा, आपको आयामों का अनुपात पूछ सकते हैं, आयामों का अनुपात देकर आपसे ऊर्जाओं का अनुपात पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बदल के आता रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3:4 और इसको मैंने आपको डिटेल में बता भी दिया है। ठीक है, 3:4 पिछले क्वेश्चन की तरह ही था ये। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर ये 6 है कि वह तापमान, थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन अभी तक के क्वेश्चन से। वह तापमान जिस पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के वेग का 2 गुना होता है। आपको बताना है एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर ध्वनि की चाल कितनी हो जाए, जितनी 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल होती है उससे जस्ट डबल। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से कई और क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि वह दाब बताइए, क्या दाब बदलने पर ध्वनि का चाल बदलता है ना, क्या ताप बदलने पर ध्वनि का चाल बदलता है। ठीक है, तो ये सारे सवाल जो मैंने आपको बताए थे, क्या माध्यम का जो प्रत्यास्थता है उसके बदलने से ध्वनि की चाल बदलती है। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए माध्यम की प्रत्यास्थता जितनी ज़्यादा होगी ध्वनि की चाल उतनी ज़्यादा हो जाती है। अब जैसे आपसे अगर ऑप्शन पूछें ठोस, द्रव और गैस किसमें ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी, तो जिसकी प्रत्यास्था, जिस माध्यम की प्रत्यास्था जितनी ज़्यादा होगी ध्वनि की चाल उसी माध्यम में उतनी ज़्यादा होगी। तो ठोस, द्रव और गैस में से सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता होती है ठोस की, इसीलिए ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब उसके बाद उससे कम किस में होगा, द्रव में, और सबसे कम किस में होगा, गैस में। ठीक है, ये तो रही बात कि माध्यम की प्रत्यास्था के आधार पर। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि दाब बदलने पर जो ध्वनि की चाल होती है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दाब का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है ध्वनि की चाल पर। और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ध्वनि की चाल या कह लीजिए तरंग की चाल बढ़ जाती है। और तरंग की चाल कितनी बढ़ती है, तो इसके लिए मैंने आपको रिलेशन जो बताया था उसको आपको याद रखना है कि Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 इंटू में T। ये मैंने आपको रिलेशन बताया था कि जो ध्वनि की चाल होती है T टेम्परेचर पर, जितना भी 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका टेम्परेचर होता है उससे इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर को T डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे। ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल है और जब उसका टेम्परेचर, माध्यम का ताप जो है 0 से बढ़ाकर आप T डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो ऐसे केस में जो इसकी चाल होती है वो इस चाल में इतना और ऐड हो जाती है। और कितना ऐड हुआ है आप देख लीजिए कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 0.6 मीटर पर सेकेंड और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए नॉर्मली जो ध्वनि की चाल होती है हम लोग मानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर वो कितना 332 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये है 0 डिग्री सेल्सियस पर। बाकी टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो फिर ये बदल जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहे हैं कि आप वो टेम्परेचर बताइए जिस पर ध्वनि की जो चाल हो वो 0 डिग्री सेल्सियस वाले चाल का 2 गुना हो। तो प्रश्न के अनुसार हमको Vt की जगह पर क्या लिखना चाहिए, हमको Vt की जगह पर 2 इंटू V0 लिखना चाहिए, है ना। 2 इंटू V0 2 गुना हो जाए और बराबर ये पहले से है V0 और प्लस 0.61 इंटू में T, और यही T हमको पता करना है, यही टेम्परेचर में वृद्धि है। ठीक है,
पक्षांतर कर दीजिए तो 2v0 माइनस v0 यानी कि v0 इज इक्वल टू 0.6, एक अंक तक ही लेते हैं, इंटू में t, और t बराबर कितना आ जाएगा, तो v0 अपान 0.61 या 0.6, और v0 की वैल्यू रख देंगे 332 और बटे में 0.6। ठीक है, अब बताइए कि अगर हम 332 को 0.6 से भाग कर रहे हैं तो जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जैसे क्या क्या दिया हुआ है, 198, 199, 273 और 553, आप चाहे तो बिना भाग किए ही यहाँ से आप गेस कर सकते हैं कौन सा आंसर करेक्ट होगा, और वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए 332 को आप 0.6 से भाग कर रहे हैं और 0.6 जो है वो 1 से कम संख्या है। तो अगर 1 से कम से भाग करेंगे, इसका मतलब कि भाग करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इस जिसमें हम भाग कर रहे हैं, जो भाजक है, उससे बड़ा हमारा भागफल आएगा। ठीक है, और अगर 1 से बड़ी संख्या से भाग करते तो जो भागफल आता वो इस भाजक से छोटा आता। ठीक है, तो अब 1 से कम संख्या यानी 0.6 से भाग करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 332 से ज़्यादा ही आएगा। अब जितने भी ऑप्शन है आप उसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 332 से ज़्यादा है, और वो क्या है, 553.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यही आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को 553.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तो इस टेम्परेचर पर जो ध्वनि की चाल होगी, यानी इस टेम्परेचर पर जो ध्वनि की चाल होगी वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जितनी ध्वनि की चाल होती है उसका जस्ट 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप ध्यान रखिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लिख दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 7। एक पहाड़ी से 100 मीटर दूर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। मतलब आप चित्र को अगर बनाएं, यहाँ पर कोई पहाड़ी आप मान लीजिए, ये कोई पहाड़ी है और इससे 100 मीटर की दूरी पर जो है ध्वनि उत्पन्न की जाती है, और इसकी जो इससे 100 मीटर दूर, पहले आप जाइए, इससे 100 मीटर दूर सपोज कि यहाँ कोई है मतलब झामलू है, और ये 100 मीटर की दूरी है इनके और इनके बीच की। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 100 मीटर है। ठीक है, करें कि यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, इसकी जो प्रतिध्वनि है उसी स्थान पर 0.6 सेकेंड बाद सुनाई देती है। यानी अगर यहाँ से कोई इस पहाड़ी से 100 मीटर दूरी पर कोई खड़ा होके ध्वनि उत्पन्न करता है तो कितनी देर बाद इसको प्रतिध्वनि सुनाई देता है, तो इसको जो प्रतिध्वनि सुनाई देता है वो 0.6 सेकेंड बाद सुनाई देता है। तो करेंगे ध्वनि की चाल बताइए। अब देखिए, अगर ये आदमी यहाँ से ध्वनि उत्पन्न किया होगा तो ध्वनि इस दिशा में ऐसे चली होगी और फिर यहाँ से टकराई होगी और प्रतिध्वनि के रूप में दोबारा यहाँ जो है अब यहाँ तक ये पहुँची होगी। इसका मतलब कि इस दौरान इस ध्वनि को कितना मार्ग या कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तो 100 तो यहाँ से आने में और 100 यहाँ से जाने में, यानी कि 200 मीटर की दूरी उस ध्वनि को तय करना पड़ा है। कितने समय में, तो ये पूरा यहाँ से ध्वनि उत्पन्न करने और दोबारा प्रतिध्वनि के सुनाई देने के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो है 0.6 सेकेंड, 0.6 सेकेंड है ना। इसका मतलब कि 0.6 सेकेंड में जो ध्वनि है वो 200 मीटर दूरी तय करती है। तो आपको बताना है कि ध्वनि की चाल क्या होगी। तो ध्वनि के चाल के लिए आप फार्मूला जानते हैं ना, है ना, वेलोसिटी या चाल बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड या चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे में समय, दूरी यानी कि डिस्टेंस 200 और टाइम कितना 0.6। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 200/6 और यहाँ पर इंटू और 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, और 5 गुणे 2 यानी कि ये हो जाएगा 1000 और ये बटे में 3। 1000 को जब 3 से भाग करेंगे तो आएगा 3 3 3 और 0.3। ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ध्वनि की जो चाल हो जाएगी वो आ जाएगी 333.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, तो एक तो आप जो कॉमन कॉन्सेप्ट होता है कि आप दूरी पता कर लीजिए पूरा, और पूरा समय दिया हुआ है आप वहाँ से चाल निकाल लेंगे। और दूसरा मैंने आपको डायरेक्ट बताया है प्रतिध्वनि के केस में जो चाल होती है, चाल v बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ v बराबर होता है 2d/t। प्रतिध्वनि के केस में चाल बराबर 2 × d/t, जहाँ पर d क्या है, ये ध्वनि स्रोत और जहाँ से ये टकरा के लौट रहा है इनके बीच की जो दूरी है वो है, और t का मतलब लगने वाला कुल समय है। तो सिंपल सी बात है, d की जगह पर आप 100 रख देते, t की जगह पर 0.6, तो आपको फिर से वही मिल जाता 200 बटे में 0.6। ठीक है, तो आप चाहे सिंपल जो आपका मेथड है आप उसको यूज करिए, आप चाहे फार्मूला यूज करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गए। 3 और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, वायु में 400 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हुई एक ध्वनि तरंग की लंबाई 80 सेंटीमीटर है।
तो ध्वनि की आवृत्ति होगी। ठीक है, यानी आपसे आवृत्ति का मान पूछा जा रहा है और क्या क्या दिया है, तो उस ध्वनि में उस तरंग की चाल मतलब ध्वनि तरंग की जो वायु में चाल है वो है 400 मीटर पर सेकेंड, यानी चाल का मान दिया है, आवृत्ति पूछ रहा है। और ये क्या चीज़ का मान है, 80 सेंटीमीटर। तो ये है देखिए तरंग की लंबाई। ध्यान रखिए, ध्वनि तरंग की लंबाई या किसी भी तरंग की जो लंबाई होती है वो उसके तरंगदैर्ध्य को बोला जाता है। ठीक है, तो जो 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये ध्वनि तरंग की तरंगदैर्ध्य का मान दिया हुआ है। तो इसका मतलब आप क्या क्या लिख सकते हैं, चाल का मान दिया हुआ यानी v का मान है 400 मीटर पर सेकेंड, और तरंग की लंबाई का मतलब तरंगदैर्ध्य की लंबाई यानी कि ये कितना है 80 सेंटीमीटर, और इसको आप लिख सकते हैं 80 गुणे 10 के घात -2 मीटर। ठीक है, मीटर में चेंज कर दिया हमने। अब आपसे आवृत्ति पूछा जा रहा है यानी n का मान पूछा जा रहा है। अब जरा देखिए कि v का मान दिया है, लैम्डा का मान दिया है, n का मान पूछा जा रहा है। तो ऐसा आपने एक फार्मूला पढ़ा है जिसमें आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य और चाल का मान आता है, और वो फार्मूला क्या है, तो वो फार्मूला है v = n × लैम्डा, है ना, यही फार्मूला होता है। तो बस आपको यही आवृत्ति का मान पता करना है, तो आप पक्षांतर कर दीजिए तो n बराबर हो जाएगा v/λ। बस इतना आपको ध्यान रखना था इस सवाल में कि तरंग की लंबाई बोलने का मतलब तरंगदैर्ध्य है, और जो तरंगदैर्ध्य का मान सेंटीमीटर में दिया है उसको आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो मीटर पर सेकेंड में है। अगर ये स्पीड का मान सेंटीमीटर पर सेकेंड में होता तो कोई बात नहीं, आप सेंटीमीटर में इसको लिख देते, लेकिन अगर ये MKS सिस्टम में है तो आपको इसको भी MKS में रखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं, तो यह आ जाएगा 400 और बटे में कितना 80 गुणे 10 के घात -2, और 80 गुणे 10 के घात -2 ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 400 गुणे 10 के घात 2 यानी कि 100, और बटे में 80, 0 से 0 कटेगा, और 8 से इसको काटेंगे तो 8 पंजे 40 यानी 50 गुणे 10 यानी कि 500, और आवृत्ति है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति आ गया 500 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि तरंग ए का वेग 4 गुणे 10 के घात 3 मीटर पर सेकेंड और इसकी तरंगदैर्ध्य 20 मीटर है। ठीक है, और इसी प्रकार से तरंग बी का वेग 6 गुणे 10 के घात 3 मीटर पर सेकेंड और इसकी तरंगदैर्ध्य 30 मीटर है। तो कह रहे हैं कि दोनों तरंगों की आवृत्तियों में अनुपात बताइए, यानी दो तरंग है, एक तरंग ए है और दूसरा है तरंग बी, और दोनों तरंगों की का वेग और उसकी तरंगदैर्ध्य का मान दिया हुआ है, तो उसकी आवृत्तियों का अनुपात पूछ रहे हैं। इसका मतलब फिर से आपको यही फार्मूला यूज करना है जिसमें तरंगदैर्ध्य आता हो, वेग आता हो और आवृत्ति आता हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम कोई और फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, इस सेम फार्मूले को हमको यूज करना है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि दो अलग अलग केस में हमको यूज करना है, एक बार तरंग ए के लिए और एक बार तरंग बी के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि अगर हम तरंग ए और तरंग बी के लिए यही फार्मूला लिखते तो क्या लिखते, अगर तरंग ए के लिए लिखते तो VA = NA और लिखते क्या, लैम्डा ए। इसी तरीके से तरंग बी के लिए लिखते VB = NB और यहाँ पर लैम्डा बी। समीकरण 1, समीकरण 2। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, उनकी आवृत्तियों का अनुपात, तरंग ए और तरंग बी की आवृत्तियों का अनुपात अर्थात NA/NB का मान पूछा जा रहा है। तो NA/NB कैसे मिलेगा, NA/NB तभी मिलेगा ना जब आप समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो डिवाइड कर दीजिए तो देखिए क्या मिलेगा। डिवाइड करने के बाद अगर इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो मिलेगा VA/VB = NA/NB इंटू साथ में ही लैम्डा A/लैम्डा बी। ठीक है, अब सारी वैल्यू रखते हैं। VA मतलब तरंग ए की वेग या चाल का मान है 4 गुणे 10 के घात 3, 4 गुणे 10 के घात 3 बटे में VB मतलब दूसरी वाली तरंग का चाल यानी कि 6 गुणे 10 के घात 3 बराबर NA/NB गुणे लैम्डा ए मतलब पहले वाले तरंग की जो है तरंगदैर्ध्य यानी कि 20 मीटर और लैम्डा बी मतलब दूसरे वाली तरंग का तरंगदैर्ध्य यानी कि 30 मीटर। ठीक है, बस इसी को हल कर देते हैं, NA/NB का मान मिल जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ और ये पूरा टर्म इससे कट जाएगा और इसको 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2/3 क्या मिलेगा, 2/3 बराबर NA/NB और इंटू में 2/3 और ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। और कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा, 0।
जीरो तो नहीं मिलेगा ना, यहाँ पर देखिए डिवाइड हुआ है, माइनस हो के जीरो नहीं आएगा, मतलब इसमें से ये माइनस नहीं हुआ, डिवाइड हुआ तो 1 आएगा। इसका मतलब कि NA/NB का मान 1 आया, 1/1 का मतलब 1/1, यानी कि 1:1। दोनों तरंगों की आवृत्तियों का मान आ गया 1:1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन स्पेशल था, ध्यान रखिएगा आपको, और इस फार्मूले को तो आप एकदम अब तक याद हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, ध्वनि तथा तरंगे चैप्टर का। और लास्ट में क्या है ये कि पृथ्वी पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है, यदि इस लोलक को चंद्रमा पर ले जाएं तो आवर्तकाल कितना होगा। सरल लोलक यानी कि सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, और पृथ्वी पर उसका आवर्तकाल कितना है, यानी एक दोलन पूरा करने में कितना समय ले रहा है, 2 सेकंड, है ना। अब देखिए 2 सेकंड बहुत खास बात है, ध्यान रखिएगा। 2 सेकंड से एक बात याद आ गई कि कोई भी ऐसा सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है उसको हम सेकंड लोलक कहते हैं। सेकंड, है ना, सेकंड मतलब डबल। तो कोई भी ऐसा सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो उसको हम सेकंड लोलक कहते हैं। तो सवाल में ऐसा भी हो सकता था कि पृथ्वी पर अगर कोई लोलक सेकंड लोलक है तो चंद्रमा पर उसका आवर्तकाल कितना होगा। ठीक है, तो अगर ये 2 सेकंड न देके एक लैंग्वेज लिखा होता है कि सेकंड लोलक, तो आप समझ जाइए कि सेकंड लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो 2 सेकंड होता है। ठीक है, चलिए यदि इस लोलक को चंद्रमा पर ले जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और एक चीज़ दिया हुआ है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 गुना है। और ऑप्शन क्या क्या दिया है देखिए इसमें, 3 सेकेंड, 4.9 सेकेंड, 3.5 सेकेंड और 8 सेकेंड। तो सबसे पहले तो आपको मैंने फार्मूला बताया, उसको आप देखिए कि जो आवर्तकाल होता है लोलक का, पेंडुलम का, वो कैसे डिपेंड करता है लंबाई पर, लोलक की प्रभावी लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। ये फार्मूला होता है और आपने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया होगा अगर आप 12th पास हैं तो। T = 2π√L/g। और इस फार्मूले से क्या पता चलता है कि जो आवर्तकाल है वो गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि T = 1/√, क्या हो जाएगा, g। ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो अब इसमें ये देखिए, चंद्रमा पर अगर आपसे पूछा जा रहा है आवर्तकाल तो चंद्रमा के लिए हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये अर्थ के लिए हमने लिख लिया, स्मॉल e हमने लिख दिया अर्थ के लिए। सिमिलरली अगर हम मून के लिए यानी चंद्रमा के लिए लिखेंगे तो T यहाँ पर m लिख देते हैं और 1/√, क्या हो जाएगा, g, और इसके नीचे भी m लिख देते हैं सब स्क्रिप्ट में। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए अगर, तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, TE/TM = और ये देखिए इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये मिलेगा अंडर के अंदर GM / GE। ठीक है, और हमको पता क्या करना है, TM का मान, तो तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो TM बराबर क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा TE, और ये इधर आके उल्टा हो जाएगा पूरा प्रोसेस इसका, तो GE ऊपर चला जाएगा और GM नीचे आ जाएगा अंडर के अंदर। ठीक है, अब देखिए चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करें और ये अर्थ पर जो टाइम पीरियड है यानी कि आवर्तकाल है उसको भी रखें कि 2 गुणे और अंडर के अंदर क्या आ जाएगा, GE मतलब गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर, तो हम इसको G लिख रहे हैं सिंपली, और GM का मतलब चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान G/6 के बराबर है, तो G/6 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको आप क्या करिए, देखिए पहली बात तो ये 6 ऊपर जाएगा, G से G कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 2 और अंडर में 6, तो TM बराबर आ गया 2/6, यानी कि चंद्रमा पर जो आवर्तकाल होगा उस लोलक का वो आ जाएगा 2/6 सेकंड। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेट करने के लिए आपको √6 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.9 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, √6 का निकाल लेंगे, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग नहीं 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्योंकि 4 से ज़्यादा है। ठीक है ना, 4 से ज़्यादा है तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 4.9 सेकेंड। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार ध्वनि तथा तरंगे चैप्टर आपके कंप्लीट हुए, और इसके साथ ही ये यूनिट भी आपका ख़त्म हो गया। जो वेव एंड ऑसिलेशन नाम से ये यूनिट थी वो भी आपका ख़त्म हो गया। अगला क्लास जब भी होगा तो हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे और एक नए तरीके का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स, यानी कि किरण प्रकाशिकी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं और बात करते हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।